किन किन रोगों में पंचकर्म बहुत लाभ हुआ है? आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो या तो स्किन डिसऑर्डर्स के आते हैं पंचकर्म में, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के काफ़ी सारे पेशेंट्स, अच्छा, आर्थराइटिस रिलेटेड, जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स के काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। आपने कहा कि पंचकर्म में मसाज भी होता है, तो मसाज के जैसे स्पा सेंटर वाले भी बोलने लगे हैं कि वो पंचकर्म करते हैं। नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि पंचकर्म हमेशा किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर के कंसल्टेंट में, एमडी पंचकर्म के कंसल्ट में ही कराना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। इसके जोखिम नहीं है जोंक के इस्तेमाल करने के? उसका पूरा प्रोटोकॉल है ना, फिर मतलब वही है कि आप जब कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसके प्री प्रोसीजर्स भी हैं। तो जोक को तैयार करते हैं, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, हर बार उसको प्रयोग करते हैं। तो पंचकर्म से क्या इम्यूनिटी भी बढ़ती है? बिल्कुल, जब शरीर की शुद्धि हो जाएगी और जो हम खा रहे हैं वो अच्छी तरह से पचेगा, तो आप जब उसका एसिमिलेशन बहुत तरीके से होगा तो आपकी निश्चित रूप से इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। नमस्कार, स्वतंत्र टॉक में आज हम बात कर रहे हैं पंचकर्म के ऊपर और हमारे साथ इस चर्चा में बात करने के लिए हैं डॉक्टर गोपेश मंगल जी, एनआईए के पंचकर्म विभाग के हेड। गोपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पंचकर्म मैं आपको संक्षेप में अगर हम बताएं तो पंचकर्म एक तरह की शरीर को टॉक्सिन से आज़ादी मुक्ति की एक प्रक्रिया मानी जाती है। हमारी जो लाइफस्टाइल बिगड़ गई है, जैसे हमारा खाना पीना हो रहा है, किसी भी समय खाना पीना, किसी भी समय सोना, बाजार का खाना, हम रसोई तो हमने जो है ना अपनी बंद करके बाजार से खाना आउटसोर्स कर दिया है। तो ये जब जो चीज़ें आई हैं लाइफ में उसमें और उसके कारण शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, शरीर में बहुत सारी विकार पैदा हो जाते हैं और विकार के कारण शरीर को अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है। और इस कारण से हमें इनसे मुक्ति की एक प्रक्रिया है पंचकर्म। आज सिर्फ आयुर्वेद में ये है और किसी आधुनिक विज्ञान में ये नहीं है। तो पंचकर्म की मांग इतनी बड़ी है कि जितने भी स्पा सेंटर हैं वो कहीं ना कहीं अपने स्पा को जो है ना पंचकर्म से मिला देते हैं और उसको कहते हैं कि हम भी पंचकर्म करते हैं। दुनिया के सभी देशों में इसकी मांग बढ़ रही है और इसी पे हम बात कर रहे हैं गोपेश मंगल जी से। सर, ये संक्षेप में थोड़ा सा हमें समझाएं कि पंचकर्म में होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है, और आप लोग क्या आपके यहाँ भी पंचकर्म की मांग बढ़ी है एनआईए में, और आप लोग कहाँ-कहाँ पंचकर्म देने बाहर भी जाते हैं क्या, या पंचकर्म के अलग से आप लोग मॉड्यूल भी चलाना शुरू कर दिए जिससे पंचकर्म सिखा के विद्यार्थियों को आगे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, हमारे बीएमएस लेवल एमडी हमारे यहाँ होती है, पंचकर्म में ही एमडी होती है, पीएचडी होती है पंचकर्म में। तो सुपर स्पेशलाइजेशन भी पंचकर्म में है, और हम खुद 1 ईयर टेक्नीशियन कोर्स करते हैं, क्योंकि उसमें पंचकर्म टेक्नीशियंस की भी बहुत रिक्वायर्ड रहती है, तो वो कोर्स हमारे यहाँ भी होता है। और हम बीएमएस जो होते हैं उनको भी पंचकर्म की ट्रेनिंग देते हैं। पंचकर्म पूरे ग्लोबल में सबसे हाई डिमांड, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो पंचकर्म एक बहुत तेज़ी से उसकी डिमांड बढ़ रही है। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि आजकल जितनी भी टॉक्सिन्स है, जितनी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, जितनी भी क्रोनिक डिसऑर्डर्स है, उनमें एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट पंचकर्म के माध्यम से होता है। और अगर हम आयुर्वेद की चिकित्सा की भी बात करें तो आयुर्वेद कहता है कि पहले शोधन करना चाहिए, उसके बाद शमन करना चाहिए। शोधन मतलब पहले आप उस दोष को शरीर से बाहर निकाल दीजिए, उसके बाद आप मेडिसिन देके उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो जब भी दोष या आपके जो डिजीज़ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत क्रोनिक हो जाएगी, तब एक ही ऑप्शन बचता है, वो है पंचकर्म। तो पंचकर्म को बहुत सामान्य भाषा में समझे तो वो है कि शरीर की शुद्धि। और आयुर्वेद के जितने भी नियम हैं वो सारे प्रकृति से लिए गए। तो जैसे हमने पहले चर्चा करी कि 3 दोष के बेस पे पूरी आयुर्वेद की साइंस होती है, वात, पित्त और कफ। और जब इन तीनों दोषों का जो बैलेंस बिगड़ता है, उसी के कारण रोग उत्पन्न होते हैं, और आयुर्वेद इन तीनों दोषों को बैलेंस करता है। तो ये बैलेंस हम पंचकर्म के माध्यम से करते हैं। अगर वात दोष बढ़ा हुआ है तो उसके लिए अलग पंचकर्म है, पित्त दोष बढ़ा हुआ है उसके लिए अलग पंचकर्म है, कफ दोष बढ़ा हुआ है उसके लिए अलग पंचकर्म है। तो नॉर्मली जो दोषों की स्थिति देखें हम, तो जो शरीर का ऊपरी भाग होता है वो कफ का भाग होता है, यानी अच्छा, हमारे कफ से रिलेटेड दोष होते हैं वो शरीर के ऊपर के भाग में होते हैं। अच्छा, शरीर का जो मध्य भाग होता है वो पित्त का स्थान बताया गया है, और शरीर का जो नाभि के नीचे का भाग है वो वायु का स्थान बताया गया है, यानी वात का स्थान बताया गया है। और तीनों के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा है। जैसे अगर आपको कफ बढ़ा हुआ है तो वमन, यानी उल्टी कराना, सामान्य भाषा में समझे तो हम इसको बोलते हैं उल्टी कराना। तो वो अगर जब हम कुछ औषधियों के माध्यम से उल्टी कराते हैं तो ये वमन कराते हैं, तो इससे कफ दोष शरीर से बाहर निकल जाता है, जिससे कफ से होने वाले जितने भी रोग हैं वो शांत हो जाते हैं। इसी प्रकार जो पेट का जो मध्य भाग है वो
पित्त का स्थान है। तो पित्त से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनमें हम विरेचन कराते हैं। विरेचन को हम सामान्य भाषा में समझे तो लूज मोशन लगाना या दस्त लगाना। तो हम कुछ इस प्रकार की मेडिसिन देते हैं जिससे लूज मोशन लगते हैं और जो पित्त है, एक्सेस पित्त है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है। और जो शरीर का नीचे का भाग है यानी नाभि के नीचे का जो भाग है वो वायु का स्थान कहा गया है, वात का स्थान। और सबसे ज्यादा जो रोग होते हैं वो वात के कारण ही होते हैं अच्छा। शरीर में। सबसे ज्यादा तो वात को हम अगर बहुत लेमैन भाषा में समझे तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से हम इसको समझ सकते हैं। अच्छा। तो जो वात के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनको बस्ती बताई गई। बस्ती यानी गुदामार से एनीमा, आप सामान्य भाषा में उसको एनीमा समझ सकते हैं। तो वो उस हम तेल का एनीमा या काढ़े का एनीमा देके उस वात रोग को कंट्रोल करते हैं। और जो ये हुए 3 प्रोसीजर, वमन, विरेचन, बस्ती। उसके बाद चौथा जो प्रोसीजर है वो नस्य है, यानी हमारे गर्दन वाला से ऊपर का जितना भी पार्ट है वो जो हमारा सिर है उसमें हम नेजल ड्रॉपिंग करके जितने भी रोग है, ऊर्ध्व जत्रु का जितने भी रोग है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेजल ड्रॉपिंग यानी नाक के माध्यम से देना, वो नस्य कहलाता है। और पांचवा जो है वो रक्त मोक्षण, यानी जो दूषित रक्त हो गया है उसको शरीर से बाहर निकालना। उसकी 2-3 विधियां, एक सामान्य विधि आपने कई बार देखा होगा कि जोक लगाते हैं, वो हाँ, जलोका है। वो जलोका है, इससे वो जो अभी भी होता है? वो अभी भी हो हमारे यहाँ होता है। और दूसरा है वेनी तो वो सेक्शन या खतरनाक नहीं होता? नहीं नहीं, कोई खतरनाक नहीं दर्द होता। नहीं होता उसमें? नहीं, बहुत माइनर, एक छोटा सा पिंच चुभने जितना ही आता है, बाकी आराम से कर। और दूसरा होता है एक हम नस को थोड़ा सा काट के गंदा खून निकालते हैं, तो उसे हम सिरा मोक्षण बोलते हैं। तो वो इस तरह के ये टोटल 5 प्रोसीजर जो आपने है। दिए जो लोग? हाँ, हमारे यहाँ रेगुलर हम यूज करते हैं रक्त मोक्षण, जो लोग पांचों कर्म तो यूज जोंक करते है, जोंक पालते हैं क्या आप लोग हैं। खुद? हाँ, हम मेडिसिनल जोक होती है उसको हम प्रयोग करते हैं, वो अच्छा। सामान्य जोक नहीं होती। आयुर्वेद में भी जोक भी सविश और निर्विष ऐसी बताई गई है। तो जो कुछ कैरेक्टर की जोक होती है उन्हीं का हम प्रयोग करते हैं। जो निर्विष जलों का होती है, जो मेडिसिनल यूज के लिए होती है, उन्हीं जलों का हम प्रयोग करते हैं। अच्छा, जोक लगाते हैं अलग तो अलग फायदा होता रीजन, है उससे? उससे फायदा होता है। इसके साथ साथ कुछ अदर प्रोसीजर्स भी पंचकर्म में होती है, जैसे विभिन्न प्रकार के अभ्यंग मसाज है, जिसमें पोटली मसाज है, हम पत्तों से मसाज करते हैं, चावल से मसाज करते हैं, बालूका से, जो बालू मिट्टी होती है, नमक से, वो रोग की अवस्था के अनुसार मसाज करते हैं। या जैसे जिनके गर्दन में दर्द है, कमर, उनके लिए हम कटी वस्ती, ग्रीवस, ऐसे हमारे पास 40+ पंचकर्म के थेरेपीज, 40? हाँ, थेरेपीज हैं जिनका हम पेशेंट वाइज और डिजीज वाइज हम मैनेजमेंट करते हैं। तो प्रमुख जो डिटॉक्सिफिकेशन के मेथड है वो 5 है, इसलिए इसको पंचकर्म कहा जाता है। और स्नेहन स्वेदन इसके पूर्व कर्म है, उसकी कई सारी क्या विधियां। बोला आपने, फिर से बताएं? स्नेहन और स्वेदन यानी जो स्नेहन और स्नेहन, शोधन, हाँ, अच्छा। जो मसाज है उसको हम एक सामान्य भाषा में जो है वो मसाज बोलते हैं, वो अभ्यंग, वो स्नेहन की कैटेगरी में आता है। अच्छा। और जो फिर हम सिकाई करते हैं, जो आपने भाप सेकाई करते हैं, गर्म पानी से सिकाई करते हैं, वो स्वेदन कहलाता है। अच्छा। संस्कृत में उसे स्वेदन। तो इसकी कई सारी मॉडलिटीज है। तो ये पंचकर्म और एक लगभग 40। शिरोधारा भी काफी सब चलता है, तो इसी का हाँ, हिस्सा है? हाँ, शिरोधारा भी इसी का हिस्सा है, जिसमें हम सिर पे ऑयल ड्रॉपिंग करते हैं, क्वाथ की कर सकते हैं या दूध की कर सकते हैं, और रोगावस्था में के अकॉर्डिंग हम कई सारे पंचकर्म के प्रोसीजर हैं। तो पंचकर्म केवल ऐसा नहीं है कि डिटॉक्सिफिकेशन या बायो क्लिनजिंग करता हो, ये न्यूट्रिशन भी देता है। आप अलग अलग विधियों से अलग अलग कर्म कर सकते हैं। तो जहाँ अच्छा, शुद्धि के साथ न्यूट्रिशन भी देता है? हाँ, तो जैसे वो आपको निर्भर करता है। जैसे हम मैं एक एनिमा की बात करूं, जिसे हम बस्ती बोलते हैं, तो बस्ती पतला करने के लिए भी देते हैं और मोटा करने के लिए भी देते हैं। अच्छा। तो सेम जैसे मसाज है, तो मसाज जब हम पाउडर से मसाज करेंगे तो वो पतला करेगी, और जब हम चावल या किसी ऑयल से मसाज करेंगे वो व्रंगन करेगी, यानी मसल्स को स्ट्रेंथ देगी। तो इस तो पे दोनों कर स्टडी भी बहुत हुई होंगी? हम काफी सारी स्टडीज हमारे पास हर एक कर्म की है, हर एक डिजीज की, बहुत सारे हमारे एनआईए में रिसर्च होती रहती है, काफी सारी रिसर्च होती है। और वो आयुर्वेदिक पैरामीटर्स और मॉडर्न पैरामीटर्स दोनों पे काफी सारी रिसर्च है। जितनी भी मॉडर्न डिसऑर्डर्स है उन पे भी काफी सारी रिसर्च है। तो सारी वो उनका सब कुछ दस्तावेजीकरण हो चुका है, बकायदा सब? बिल्कुल, हमारे मतलब काफी साल से कंप्लीट हमारे पास पूरी रेपोजिटरी है, काफी सारे पेपर्स एनआईए से पब्लिश होते हैं, साइंटिफिक पेपर्स अच्छे अच्छे जर्नल में पब्लिश्ड है। और हमारे यहाँ 130 एमडी की सीट्स हैं, जो अपनी एक रिसर्च टॉपिक पे रिसर्च भी करते हैं। पीएचडी होती है तो 28 सीट हमारी पीएचडी की है, वो हर एक इन पे रिसर्च करते हैं। तो हमारे सिर्फ पंचकर्म के हैं ये? पंचकर्म के हमारे पास लगभग 8, मैं पूरे एनआईए की बात कर रहा हूँ, पंचकर्म डिपार्टमेंट में 8 एमडी की सीट्स है और 2 पीएचडी की सीट्स है। तो लगभग 10 हर साल हम रिसर्च, हमारे पास स्कॉलर्स होते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि आपके यहाँ काफी अध्ययन हुए हैं, हमें थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझा के बताएं कि
किन किन रोगों में पंचकर्म बहुत लाभ हुआ है, कहाँ आपको देखने में नजर आया कि इसके बहुत प्रमाणिक रूप से दस्तावेजीकरण भी हुआ होगा, रिसर्च पब्लिश भी हुआ होगा कि इस रोग में इसको बहुत ही ड्रामेटिक फायदा हो गया। मुझे याद है आपने एक बार चर्चा में बताया था कि किसी ने जो है ना अपनी नाइट जॉब छोड़ के जो है ना दिन की जॉब में आके पंचकर्म करवा के जो है ना अपना पूरा सारे रोग मिटा दिए, ऐसा कुछ था। देखिए आयुर्वेद में जो लिखा है पंचकर्म का जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखा है, मतलब जिसमें जिस डिजीज में प्रयोग नहीं करना है वो उरु स्तंभ है, एक थाई के डिसऑर्डर है। इसके अलावा हर एक थाई रोग, थाई का डिस्को मतलब मतलब या जांग का। जांग का एक रोग है। एक रोग के अलावा हर रोग में पंचकर्म का यूज कर सकते हैं अच्छा। इंडिकेशन पर, वो अवस्था के अकॉर्डिंग पंचकर्म की कौन सा पंचकर्म किस रोग में करना है, किस अवस्था में का, वो अलग अलग है। तो अब अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो या तो स्किन डिसऑर्डर्स के आते हैं पंचकर्म में, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के काफ़ी सारे पेशेंट्स, अच्छा। न्यूरो में पंचकर्म का काफ़ी अच्छा है, या न्यूरो मस्कुलेचर के और आर्थराइटिस रिलेटेड, जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स के काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, या जिनको थोड़ा मेंटल इंसोम्निया जैसे पेशेंट है जिनमें शिरोधारा का बहुत एक्सेलेंट रोल है। इस तरह के इन मेजर ये 4-5 में तो हमारा काफ़ी सारे पेशेंट, मैक्सिमम पेशेंट हमारे पास इन्हीं चीज़ के आते हैं। तो आजकल जैसे आप जोड़ों के दर्द बहुत आम समस्या हो गई है, तो उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत पेशेंट रहते हैं। अच्छा। अभी जैसे कोविड के बाद एवियन बहुत देखने को मिला, वेस्कुलर नेक्रोसिस, जो फीमर हेड गलने के कारण होता है। तो वो ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, या ये कोविड के बाद काफ़ी सारे पेशेंट में, या जो जिमिंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन शेक और ये जो स्टेरॉइड जो यूज़ करते हैं, या स्किन डिसऑर्डर्स होने पे बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड नहीं तो यूज़ मैं करते समझ हैं। नहीं पा रहा हूँ कि पंचकर्म में ऐसा क्या करते हैं कि न्यूरो में फायदा हो जाता है, जोड़ों में फायदा हो जाता है, थोड़ा तो सा। जो जो हाँ? डिजीज है उसका अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बस्ती का उदाहरण दिया था कि बस्ती जो है वो अर्ध चिकित्सा के रूप में आयुर्वेद में बताई गई, कि मतलब एक आपको पूरा ट्रीटमेंट केवल आप एक बस्ती के माध्यम से भी कर सकते हैं। अच्छा। और जैसे आयुर्वेद में बोला है कि 80 प्रकार के वात रोग होते हैं, यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स सबसे टिपिकल होते हैं, उसी में बस्ती सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो हम बस्ती के माध्यम से और जो अभ्यंग स्वेदन है, जो डिफरेंट हमारी मसाज टेक्निक है, उनको हम करके और इन इन डिजीज को कंट्रोल करते हैं। थोड़ा सा समझा सके हमें कि जो है ना ऐसा क्या करते हैं जो, क्योंकि पेट तो यहाँ है, नीरो यहाँ है। बिल्कुल, हाँ, ये कई बार पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि आप एनल रूट से कुछ मेडिसिन दे रहे हैं और ब्रेन तक वो जा रही है। तो जो रिसेंट स्टडीज हुई है वो ये सजेस्ट करती है कि हमारे एक सेकंड जो ब्रेन होता है वो गट में ही होता है। अच्छा। हाँ, इसको एंट्रिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और एंड हमारा एंट्रिक नर्वस सिस्टम ये साइंटिफिक प्रूव हो चुका है। साइंटिफिक प्रूफ है, इसकी पूरी थ्योरी है। तो गट ब्रेन एक्सिस है, यानी आपका जो पेट में भी ब्रेन का उतना ही पार्ट कर से कनेक्टेड है दोनों। अच्छा। तो जब आप पेट को सही करेंगे, मतलब पेट के माध्यम से अगर गुदा के माध्यम से कुछ करेंगे तो आपके ब्रेन पूरे शरीर पे होगा। तो जैसे सूर्य, इसका उदाहरण आयुर्वेद में दिया है कि जैसे सूर्य करोड़ों योजन दूर है लेकिन फिर भी पृथ्वी से पानी ले लेता है। तो सही बात है। है ना, तो बस्ती इसी प्रकार जब हम देते हैं तो चाहे रोग पूरे शरीरगत कहीं भी हो, उसको अपने साथ लेके बाहर निकाल देती है। अच्छा। तो हम सूर्य के माध्यम से समझ सकते हैं कि उसका मोड ऑफ एक्शन कैसा होगा, इसे हमारे आचार्यों ने समझा है। और वो अभी जो हमारा इसका एक्शन है वो साइंटिफिकली प्रूफ है, काफ़ी सारे पेपर्स हैं जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं उनके ऊपर। और अर्थराइटिस में कैसे फायदा कर जाता है? तो जैसे आजकल ऑस्टोआर्थराइटिस की मैं बात करूं तो आजकल बहुत अर्ली नी कार्टिलेज डैमेज हो रही है या ऑस्टोफाइट्स डेवलप हो रहे हैं। तो वो हमारे यहाँ फिर व्रंगन कैटेगरी, हम जब उसमें ऑयल फिल करके रखते हैं तो वो कार्टिलेज को भी डैमेज होने से बचाता है, उसको न्यूट्रिशन देता है उस तो क्या जॉइंट को। कटलिक फिर से बन भी जाते हैं क्या, डेवलप हो पूरी जाते हैं? जो ये स्टेजेस वाइज है, अगर मतलब इनिशियल स्टेज में बॉडी रिपेयर करती है, पर अगर वो बहुत ग्रेड 4 का अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। पर कई बार सर्जरी की रिक्वायर्ड भी रहती है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है स्टेज कौन सी है, हम कितना रिवर्सल, हर एक स्टेज पूरी रिवर्सल होना तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ इससे हम काम जरूर चला सकते हैं। काम चला आप सकते नियमित रूप से पंचकर्म कराएंगे तो आप उसको आगे चला सकते हैं, या डिजीज का जो प्रोग्रेशन है वो एटलीस्ट वहाँ रुक जाता है। तो ठीक ये हुआ। पंचकर्म के माध्यम से होता है। ओके। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि आपने कहा कि पंचकर्म में मसाज भी होता है,
तो मसाज के जैसे स्पा सेंटर वाले भी बोलने लगे हैं कि वो पंचकर्म करते हैं। मैंने देखा आज पंचकर्म की छोटा सा एक कमरे का जो है ना ऑफिस है, 2 कमरे का ऑफिस है, उसमें लिखा पंचकर्म करते हैं। ये क्या पॉसिबल है कि जो है ना पंचकर्म होता हो, स्पा स्पा पंचकर्म सब एक साथ लिख देते हैं, पंचकर्म स्पा सब हो रहा है यहाँ पे। नहीं, ये संभव नहीं है, क्योंकि पंचकर्म हमेशा किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर के कंसल्टेंट में, एमडी पंचकर्म के कंसल्ट में ही कराना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। आप सिंपल मसाज करके भी, मसाज बहुत सारी रोगों में, आपकी ज्वर की अवस्था है या कोई अदर डिसऑर्डर से, आम रोग की अवस्था है, आमवात जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी को अगर आप मसाज कराओ दोगे तो बीमारी बढ़ जाएंगी। अच्छा, स्किन डिसऑर्डर से उनमें कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हर अवस्था रूमेटाइड में। मतलब गठिया, गठिया। गठिया अर्थात बढ़ जाएगा। हाँ, तो मतलब वो स्टेजेस वाइज है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आ रहा है उसको कभी भी मसाज कर दिए, उसकी अवस्था सब कुछ देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्क करते हैं। तो स्पा बिल्कुल डिफरेंट है, और वो पंचकर्म मुझे नहीं लगता है वो पंचकर्म यूज भी कर सकते हैं वो टेक्निकली, जब तक उनके पास डॉक्टर नहीं है, वो जब तक पूरा नहीं, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है, ये पूरा ट्रीटमेंट है। ये कोई मतलब उस तरीके से हम नहीं कर सकते कि नहीं तो कोई क्या भी। मतलब वो उनके उनके लिए अवैध है क्या वो करना थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल, अगर वो पंचकर्म वर्ड यूज करते हैं, वो स्पा में मसाज कर सकते हैं, पर जो टेक्निकली आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स हैं वो तो एक क्वालिफाइड बीएमएस डॉक्टर के सुपरविजन के बिना नहीं नहीं, संभव मैं नहीं है। थोड़ा सा एक तकनीकी क्षेत्र में जाऊंगा। जी। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर बोलते हैं कि जो है ना सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर ही पर्टिकुलर क्रियाएं कर सकता है, चिकित्सा कर सकता है, जो है ना दूसरा करेगा तो अवैध है। तो क्या ये आयुर्वेद के साथ भी है कि जो है ना कुछ चीजें सिर्फ आयुर्वेदिक डॉक्टर भी कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, वो दूसरा करेगा तो अवैध है, जैसे पंचकर्म उसमें एक हिस्सा है, ऐसा हाँ कुछ है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जिसके इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग ही नहीं हो, जिसके पास एक्सपोजर ही नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जो लोगों को लगता है कि कभी भी कैसे भी कर दो, तो पंचकर्म के पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स भी है। अच्छा, तो वो शास्त्र में वर्णित है, थोड़ा सा व्यापद। थोड़ा सा इस बारे में बताएं व्यापद कि क्या हो व्यापद। सकता है हाँ पंचकर्म के। मतलब बिल्कुल ऐसा लग पंचकर्म। रहा है कि पंचकर्म रामबाण है तो उसके, लेकिन नहीं, कुछ कोई खतरनाक भी हो कोई सकता है क्या हाँ, तो उससे? कोई देखिए, कोई भी चीज का इफेक्ट है तो उसके साइड इफेक्ट भी संभव है ना, लेकिन साइड इफेक्ट मिनिमाइज होते हैं। अब आपको पता है कि आपको बुखार में ये काम नहीं करना था, और आपने वो चीज कर दी, तो वो बुखार को बढ़ाएगा। एक मैं सिंपल उदाहरण बताऊं, तो सेम ऐसे है कि पंचकर्म की, आपकी डिजीज की एक अवस्था है, उसमें कौन सा पंचकर्म करना चाहिए, उसका ऑयल का कॉम्बिनेशन कौन सा देखना चाहिए। अब आपने गलत कॉम्बिनेशन गलत टाइम पे किया तो रोग को बढ़ा देगा। इवन डेथ तक पे भी लिखा हुआ है कि अगर सही तरीके से नहीं करेंगे तो बहुत सारे व्यापद होते हैं, जिसमें मृत्यु तक भी संभव है। तो अगर गलत तरीके से कुछ गलत होगा तो उसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो तो इसलिए मतलब ये खतरनाक भी हो सकता है, मतलब कोई अगर नीम हकीम का मामला नहीं बिल्कुल, है? अगर ये नीम हकीम के रूप में कोई करेगा तो ये ऐसा नहीं है आपने कोई चीज सीखी और आपने उसको, जैसे वमन का ही है, मैं आपको उदाहरण दूं बिल्कुल ना, बिल्कुल। जैसे वमन नॉर्मली उन्होंने उसके भी आपद बताए। अब नॉर्मली उन्होंने बोला 8 वमन तक, 8 उल्टी के वेग हो रहे हैं वहां तक ठीक है, लेकिन अगर किसी को आपने ड्रग ज्यादा दे दी, उसकी कैपेसिटी कम की है, तो उसको ज्यादा होने लग जाएंगे। जैसे मैंने आपको विरेचन का उदाहरण दिया, विरेचन मतलब लूज मोशन। अब हम जो मेडिसिन दे रहे हैं हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कब किस अवस्था में किस तरीके से देना है, उसकी प्रिपरेटरी फेज है। कि जैसे हम पहले दीपन पाचन के लिए मेडिसिन देते हैं, फिर घी पिलाते हैं बढ़ती हुई मात्रा में, फिर मालिश सिकाई अभ्यंग स्वेदन करते हैं, उसके बाद फिर एक दिन उसको लूज मोशन के लिए मेडिसिन देते हैं, उसके बाद फिर जब कितने उसके लूज मोशन हो, उसके हिसाब से उसका संसर्जन कर्म यानी एक डाइट प्लान करते हैं। तो ऐसा ये 20 दिन का एक पूरा प्रोटोकॉल है, उसमें हम पूरे ऑब्जर्वेशन रखते हैं डेली, सुबह शाम का, इस वक्त ये हो रहा है तो ये मात्रा बदल लीजिए। तो ये डायनेमिक है पूरा। मतलब ये पंचकर्म में भर्ती हो जाता है क्या मरीज आपके पास? हाँ बिल्कुल, इसमें ज़्यादातर मतलब दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, पर मेजर प्रोसीजर में आईपीडी रिक्वायर्ड रहता है। पर कितने कुछ कितने दिन की भर्ती होना पड़ता है? वो रोग की अवस्था के अकॉर्डिंग है, तो लगभग 8 मैम, दिन से 16 दिन तो हम नॉर्मली 16 दिन तक का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अवस्था के अकॉर्डिंग बनाते हैं, लेकिन 8 दिन मतलब से बिना 16। भर्ती हुए पंचकर्म नहीं हो सकता? नहीं, करा सकते ओपीडी बेस पर, वो किस टाइप की डिसऑर्डर से उसके अकॉर्डिंग है। अच्छा। जैसे अब किसी को केवल नींद की समस्या है, अगर हमें सेरोधारा और अभ्यंग करना है तो वो ओपीडी बेस पे भी आके जा सकता है। तो सिंपल प्रोसीजर कौन से, पर अगर जहाँ वमन विरेचन जैसे प्रोसीजर हमें कराना है तो आईपीडी रिक्वायर्ड रहता है। एबिड रिकॉर्ड रहता है। क्योंकि अगर वो कुछ गलत खान पीन कर लेगा, उसकी अग्नि कैसी है, वो सारे पूरे पैरामीटर्स हमें देखना है। अब जैसे मैंने लूज मोशन, अगर वो उसको दवाई दी और ज़्यादा लूज मोशन हो गए, तो सीवियर डिहाइड्रेशन में जाके शॉक में भी जा सकता है, और उस वक्त अगर उसको मेडिकल एड नहीं मिली तो वो तो जैसे लूज मोशन में सही डेथ हो बात सकती है। है, वो सेम यहाँ पे भी हो सकता है। बिल्कुल। जैसे हमने अभी पिछले दिनों पिछली बार में चर्चा की थी कि पंचकर्म सर्विसिंग जैसा है। तो सर्विसिंग में तो ऐसा होता है कि गाड़ियों में जो है ना इतनी आपकी गाड़ी चल गई, आप सर्विसिंग करा लीजिए,
इतनी चल गई, आप सर्विसिंग करा लीजिए, इतना चल गई, इतनी चल गई, इतने साल हो गए, इतने टाइम हो गया, या तो टाइम काउंट करेंगे वो या रनिंग काउंट करेंगे। तो ऐसे पंचकर्म में भी है क्या शरीर के लिए कि आपने अब भाई 6 महीने आपने जो अपना जो है ना हो गया, अब आप बिल्कुल पंचकर्म के लिए आ जाओ। बिल्कुल। देखिए ये आयुर्वेद की एक ब्यूटी है कि मतलब मैं इसको वापस सिद्धांत पे लेके जाना चाहूँगा कि आयुर्वेद बोलता है जो स्वस्थ व्यक्ति है उसका हमें रक्षण करना चाहिए, और हमारा सेकंड टारगेट होता है कि जब किसी को डिजीज हो जाए तब हम ट्रीटमेंट करें। तो हमारा पहला टारगेट है स्वस्थ रखना। तो जो हम ट्रीटमेंट डिजीज स्टेट में करते हैं वही हम हेल्दी स्टेट में भी कर सकते हैं। अच्छा। तो पंचकर्म का ये ब्यूटीफुल है कि ऐसा नहीं कि हमेशा रोग अवस्था में तो करना ही है पंचकर्म। तो रोग अवस्था के लिए कोई काल मर्यादा नहीं है कि आपको 6 महीने रुकना है, या जब आपको डिजीज हुई उसके अकॉर्डिंग हम पंचकर्म प्लान कर सकते हैं। कौन सा पंचकर्म, तब हम ऋतु भी नहीं देखते, है ना, मतलब आपकी रोग की अवस्था। पर जब अगर सामान्य कोई व्यक्ति आता है जो हेल्दी रखना चाहता है, तब फिर हम उसके लिए ऋतु के अकॉर्डिंग और उसकी दोषी कंडीशन के अकॉर्डिंग कहते हैं। तो जो आयुर्वेद में बताया, वो एक आयुर्वेद कह रहा है कि हर लगभग 3 महीने में आपके टॉक्सिन्स प्राकृतिक रूप से इकट्ठे हो जाते हैं, उसको बोलते हैं ऋतु शोधन। तो वो फिर हम ऋतु शोधन के अकॉर्डिंग हम पंचकर्म प्लान करते हैं। तो जैसे अगर वसंत ऋतु जब आती है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं। तो वसंत ऋतु में स्वाभाविक रूप से कफ दोष बढ़ा हुआ होता है। तो अगर आप उस वसंत ऋतु में कफ दोष को वमन के माध्यम से निकाल दोगे, तो भविष्य में जो कफज रोग है वो कम से कम होने के चांसेस हुए। अच्छा, बसंत ऋतु मतलब हो गया आपका ये ये मार्च के मार्च आसपास के मार्च के आज के आसपास मार्च के है ना। आसपास का। तो ऐसे सेम जो वर्षा ऋतु आने वाली है, तो वर्षा ऋतु में वात बढ़ जाता है स्वाभाविक रूप से, मतलब ये प्रकृति का नियम है, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा ही। तो अब आप वर्षा ऋतु में बस्ती के माध्यम से अगर वात को कंट्रोल कर लोगे, तो भविष्य में होने वाले वात रोग नहीं होंगे। ठीक बात है। हाँ, तो और इसी प्रकार जो शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु में नॉर्मली आपका पित्त प्रकोपित होता है। तो अगर आप शरद ऋतु में विरेचन करा लोगे या रक्तमोक्षण करा लोगे, तो जो दूषित पित्त है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा, तो आपको पैथिक नहीं होंगे। तो ये लगभग आपको सीजनल डिटॉक्सिफिकेशन या ऋतु शोधन कराओगे पंचकर्म के माध्यम से, तो आदमी स्वस्थ रह सकता है। क्योंकि ये स्वभाव होता है तो कि एक आप एक सर्विसिंग की कॉस्ट आती है गाड़ी जी की, जी जी और जितनी बड़ी गाड़ी उतनी बड़ी कॉस्ट, बाइक की कम, कार की ज्यादा। ज्यादा। हाँ तो अगर हम उसी पैमाने पर जाएं कि इस शरीर की पंचकर्म की, शरीर की सर्विसिंग की हाँ कॉस्ट क्या आती है, मैंने देखा कि लाखों में भी आती है इसकी कॉस्ट। नहीं जो जो आपके वेलनेस सेंटर बने हैं, दावा करते हैं 2-2 लाख के पैकेज लोग लेते हैं। ये क्या मामला है? हाँ, लेकिन फॉर्चुनेटली भारत सरकार एनआईए काफी बहुत कम, मतलब उसकी कॉस्ट है, और बहुत सारी तो यहाँ से फ्री मेडिकेशंस हैं। और हम नियमित रूप से कैंप भी लगाते हैं, ऋतु शोधन वाला कैंप, मतलब जैसे वासंतिक वमन अच्छा। वाला, अभी वर्षा ऋतु में हम तो फ्री कैंप लगाते हैं। अच्छा, हाँ, तो वो जो हेल्दी पर्सन हैं या कोई डिजीज ऐसी प्रोन तो है भर्ती करते हैं उसमें लोगों को? हाँ, हम उनको गाइड कर लेते हैं, मतलब कुछ दिन एडमिट करके मिनिमाइज स्टे करके हम उनका कर लेते हैं। अगर वो फॉलो करते हैं तो हम उनको शोधन कराते हैं, और हमारे पास हर साल 5-6 साल से हम ये कैंप लगा रहे हैं। तो अच्छा, काफ़ी सारे पेशेंट्स हमारे पास आते एनआई हैं। में कितना खर्चा आ जाता है उसमें आपको? वो फ्री है, टोटली फ्री है। हम एनआईए में अच्छा, अगर इस कैंप के माध्यम से आते हैं तो फ्री है, अदरवाइज बहुत नॉमिनल चार्जेस है एज कम्पेयर टू अदर्स। नॉमिनल फिर भी कितना हो जाता होगा? कितने दिन वमन पर के डे, चार पर डे का? पाँच नहीं, टोटल में 500-600 से ज़्यादा का खर्चा नहीं। भाई घी है वो अच्छी क्वालिटी का, आप घी ले आते हैं तो मेडिसिन हमारे यहाँ से हम दे देते हैं, कोई अच्छा, इतना। घी आपको जो है ना मरीज हाँ, को घी, लाना है। क्योंकि इसमें हम जैसे घी पिलाते हैं, ओके। तो जैसे वमन के लिए घी रिक्वायर्ड रहता है, तो हम्म। लगभग 1 लीटर के आसपास ऐसे विरेचन में रहता है। बस्ती थोड़ी सी कॉस्टली होती है, बस्ती, अच्छा। हाँ, क्योंकि उसमें कई सारी ड्रग्स होती है। पर एनआईए में हम मैक्सिमम बस्ती जो हम नॉर्मल रूटीन में यूज़ करते हैं वो ऑलमोस्ट फ्री है। फिर भी वो आप अच्छा, 100-150 रुपये के आसपास, 200 रुपये के आसपास मान सकते हैं पर डे का खर्चा। लेकिन ये तो काफी टाइम टेकिंग हो गया, नहीं हो गया? हाँ, जैसे आप एलोपैथी वाली तो दवाई लो और निकलो, तो आपका नहीं आपका जो है देखिए, ना मामला थोड़ा टाइम टेकिंग नहीं लग रहा है क्या? थोड़ा सा टाइम टेकिंग, लेकिन गाड़ी गाड़ी को छोड़ना पड़ता है सर्विसिंग के गाड़ी, लिए। बिल्कुल, सर्विस के लिए टाइम लगता है सर, है ना, तो वो उसी उसी प्रकार से फास्ट, दुनिया में देखिए कोई भी चीज़ फास्ट नहीं हो सकती, फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे। आप जितना हाँ। जल्दी, तो उसको पूरी सर्विसिंग में तो समय लगता है। और फिर अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास लोग भी नहीं आते, जो हमारे पास इतने सारे लोग आ रहे हैं। तो जब वो कहीं आंसर नहीं है या कहीं सही नहीं हो पा रहे, उसके बाद वो फिर पंचकर्मा आयुर्वेद के लिए आते
तो जैसे आजकल सीडेंटरी काफ़ी हो गए हैं लोग, तो क्या मतलब ऐसा कुछ उनके लिए कौन-सी समस्याएँ हो जाती हैं और वो अपने घर अपने अपने आप मतलब कुछ कर सकते हैं क्या पंचकर्म जैसा अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए? जैसे आपने बमन बताया, कुछ बताया कि नॉर्मल या जैसे कुछ वो बोलते हैं ने ने नित्य न नस से नस्य बोलते हैं या नाक में पानी डालना वो नेज़ल भी बोलते हैं। नीति नेति नीति बोलते हैं, क्रिया हाँ, तो हाँ। यौगिक क्रिया है। हाँ, तो ये सब तो चीज़ों से जो ना कि ये भी तो एक तरह की शरीर शोधन जैसी हैं। शरीर शोधन वो स्थानिक शरीर शोधन के लिए, लेकिन ये पंचकर्म का पार्ट नहीं है। अच्छा, हाँ, लेकिन वमन जैसी जो प्रक्रिया है, बस्ती जैसी प्रक्रिया है, ये पेशेंट खुद नहीं कर सकता, लेकिन दिनचर्या में पंचकर्म का भी पार्ट है। तो जो जैसे आपको पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, हम अभ्यंग करते थे, मसाज करते थे, तो आप डेली अपनी बॉडी को मसाज करेंगे तो इन चीज़ों को आप हेल्दी रह सकते हैं। इसके अलावा एक प्रतिमर्श नस्य है, नेज़ल ड्रॉपिंग, वो एक हर एक हेल्दी को करना चाहिए। तो अच्छा, 2 बूंद अपनी नाक में, दोनों नाकों में, क्या दोनों चीज़? नासापुट में, और आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, घी यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल यूज़ किस कर समय? सकते हैं। मॉर्निंग या इवनिंग दोनों में, अच्छा, सुबह शाम नाक आप में इसको डालना चाहिए। नाक में, हाँ, जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपको यूज़ करना चाहिए। इसको प्रतिमर्श से बोलते हैं। इसी पे हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था पब्लिक को अवेयर करने के लिए। ये पुरानी हमारी परंपरा में थी। इससे जैसे क्या फ़ायदा होता है? इससे जो आपके जितने ईएनटी वाले नर्व्स वाले डिसऑर्डर्स है वो मिनिमाइज होते हैं। अच्छा, तो जितने भी पॉल्यूशन जाएंगे, पॉलिटन जाएंगे, उनसे आप बचते तो रहते हैं आपकी मतलब सरसों का तेल डाल लें, क्या ऐसा क्या? हल्का सा आप लगा, हाँ, डाल सकते हैं, या अणु तेल आता है, अणु हम तेल आता अणु है। अणु तेल का उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हेल्दी हैबिट्स में जो हेल्दी पर्सन डेली यूज कर सकता है। अब अच्छा, जैसे पंचकर्म अणु तेल की बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन तो उसमें जो ना कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वो कौन-सा अणु तेल लें। नहीं, नॉर्मली हम तो मतलब संहिता बेस जो आता है वही अणु तेल यूज करते हैं। एनआईए में संहिता तो हाँ, मतलब अलग अलग शास्त्र पे है, पर नॉर्मली शारंदर संहिता बेस्ड हम यूज करते हैं। नहीं, आप तो मतलब प्रक्रिया बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ब्रांड के बहुत सारे आते हैं, तो लोग ब्रांड तो ऑलमोस्ट उनका सबका शास्त्र तो एक ही है, मतलब वो अलग मतलब अलग कोई भी ले सकते कोई हैं। भी ले सकते हैं। वो 2-3 शास्त्र के अनुसार अलग अलग हो सकता है, पर ऑल ओवरऑल उनका नहीं तो गुणधर्म एक अगर जैसा है। अगर घी इस्तेमाल करें जैसे हाँ, घी नस्य भी में। कर, हाँ, पर वो रोग, पर अगर वो भी देखना पड़ेगा, किसी को जुकाम वुकाम रहता है तो फिर डॉक्टर, आप ये हेल्दी है तो कर सकते हैं, पर अच्छा, अगर कोई डिजीज स्टेट है तो फिर डॉक्टर की सलाह से अच्छा कर सर्दी सकते में नहीं कर सकते, हैं। हाँ, सर्दी में क्या करना चाहिए? नहीं, सर्दी में कर सकते हैं, पर सर्दी जुकाम हो रहा हो तो फिर नहीं करना है। मतलब अच्छा, अगर वही कोई तो रोग जुकाम की है, कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, रोग है तो फिर आपको सावधानी सरसों से, का तेल एडवाइजेबल नहीं है। नहीं, तब वो फिर हम तब दूसरी मेडिसिन देके फिर कर सकते हैं। हेल्दी इंडिविजुअल के लिए हेल्दी इंडिविजुअल के लिए है। जी। अ, पंचकर्म में आपने बताया कि 5 क्रियाएँ होती हैं, तो 5 क्रिया में एक तो आपका बमन हो गया, बम बस्ती विरे हो गया, विरेचन हो विरेचन, गया, नस्य और रक्त मोक्षण। वो रक्त मोक्षण रक्त, मतलब ब्लड लेटिंग, खून ब्लड निकालना। लेटिंग, अच्छा, जी। तो वो ब्लड लेटिंग कब ज़रूरत पड़ती है और ये? वो जैसे पित्त वाले जितने डिसऑर्डर्स हैं, स्किन डिसऑर्डर्स हैं या वेरिकोज वेन है, मतलब जब पित्त वाली जो कंडीशंस रहती है, हाँ, स्किन, नॉर्मली स्किन डिसऑर्डर्स में हम इसको यूज करते हैं। तो जैसे सोराइसिस हो गया, वेरिकोज़ एक्जिमा, वेरिकोज़ तो बहुत कॉमन सी समस्या हाँ, हो गई आजकल है तो फिर आजकल। उसमें भी हम जोक का प्रयोग करते हैं, जेलोका का प्रयोग करते हैं। अच्छा, जी। पर वो तो केवल ऐसा नहीं कि केवल एक यही चीज है, दूसरा तो ओरल मेडिकेशन वो सारा पूरा वो करके करते हैं। उससे फ़ायदा होता है? हाँ, कई सारे पेशेंट्स। तो मतलब आपकी वेरिकोज़ न्यूज़ खत्म हो जाती है उसमें? आपको सारे प्रोटोकॉल तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, मतलब ऐसा नहीं लॉन्ग स्टैंडिंग है ये सारी तो करनी पड़ेगी। हाँ, ये हेल्प करता है उसमें, पर वो अच्छा, स्टेजेस वाइज है कि किसी स्टेज में, अर्ली स्टेज में तो बहुत इजीली हो जाता है, पर अगर कोई और स्टेज हायर साइड है, वॉल्स की इंसफिशियंसी ज़्यादा है, तो फिर सर्जरी भी रिक्वायर्ड रहती है फिर उन कंडीशन, अच्छा, तो वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग है। तो वो हम्म, मतलब एक जोक को आप कई बार इस्तेमाल कर लेते हैं, कैसे होता है? एक जोक को एक पेशेंट पे ही इस्तेमाल करते हैं, और 7 दिन बाद उसको दोबारा यूज करते हैं सेम पेशेंट पे। सेम पेशेंट हाँ, पे? पर वो उस सेम पेशेंट के बाद हम वो डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको अलग रखते हैं, वो किसी और के साथ मिक्स नहीं करते। अच्छा, तो कभी मतलब ये इतनी जटिल चीज़ें जो है ना कभी खर्चीला नहीं हो जाता है एनआईए में ये सब करना? ऑलमोस्ट एनआईए में तो ये फ्री है, वो बहुत ज़्यादा नॉमिनल चार्जेस है, इसलिए इतना नहीं इसके होता। जोखिम नहीं है जोंक के इस्तेमाल करने के? उसका पूरा प्रोटोकॉल है ना, फिर मतलब वही है कि आप जब कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उसके प्री प्रोसीजर्स भी हैं।
तो जौ को तैयार करते हैं, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, हर बार उसको प्रयोग करते हैं। बाद में जो वो खून चूसती है तो उसको उल्टी कराते हैं हम, उसका जितना खून पिया है वापस निकालते हैं, नहीं तो वो जौ खुद मर जाएगी। अच्छा। तो वो पूरा प्रोसेस है कि पहले उसको हल्दी के पानी में रखते हैं, फिर साफ पानी में, उसको पूरा प्रोसेस करते हैं। तो वो ऐसा लगता है कि वो एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन एक बहुत मतलब माइक्रो सर्जरी जैसा प्रोसेस है वो। तो सारे प्रोसेस करने के बाद ही उसको यूज किया जाता है। ये तो काफी जो है ना, मतलब रॉकेट साइंस टाइप का लग हाँ रहा बिल्कुल, पूरा है। पूरा कई सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं, कई सारी हम आजकल हम तो कई मॉडर्न पैरामीटर्स को भी, सीटीबीटी है, हीमोग्लोबिन कितना है, उन सारे एनालिसिस करने के बाद ही फिर हम ये सारे ट्रीटमेंट्स करते तो इसकी जो है ना, जैसे आप लोग तो चलो सरकारी संस्थान है, लेकिन बड़े मतलब स्पा सेंटर, बैलेंस सेंटर बन रहे हैं और ये करते हैं और ये लाखों रुपए लेते हैं। तो ये मतलब ये क्या मतलब इस तरह की चीजें अपना कर पाते होंगे इतनी सावधानी से, और इसका इतनी कॉस्ट क्यों, फिर इतना कॉस्ट क्यों आ जाती है लेकिन इनके पास? हैं। अब ये तो देखिए, गवर्नमेंट की तो क्लियर कट गाइडलाइन है, पंचकर्म के पूरे एसओपीज बने हुए हैं, तो हम तो उसी एसओपीज को फॉलो करते हैं कि ये जो शास्त्र में लिखा है और जो आज मॉडर्न पैरामीटर्स है, उन दोनों को मिला के हम एसओपीज हैं एनआईए की और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एसओपी है, तो हम उस स्ट्रिक्टली उस एसओपी को फॉलो करते हुए सारी ट्रीटमेंट गाइडलाइन का फॉलो करते हैं। सबसे अधिक फायदा किसका होता है पंचकर्म में? सब किस रोग में होता है सबसे अधिक, और तुरंत दिखे, जिसका जैसे कहें कि तुरंत दिखता है? पतला करने में, मोटा करने में, किस तरह से, या फिर मानसिक रोग में? हाँ, आप ऑलमोस्ट सभी में जॉइंट पतला रिलेटेड पतला हो डिसऑर्डर, जाते हैं लोग, पतले हो जाते हैं कैसे? आप कुछ टाइम वो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर सकते हो, कुछ वेट लॉस होता है, लेकिन अब आप वापस वही आहार विहार का अगर आप पालन नहीं करेंगे, है ना, आपने वापस एक बार थोड़ा सा कम हुआ और वापस आपकी डाइट, आप वापस पिज़्ज़ा बर्गर है, घी बहुत ज़्यादा खाएंगे, वॉक नहीं करेंगे, तो फिर वापस बढ़ेगा। वो बिल्कुल एक है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे एक बार आप नाली की सफाई करते हैं, हम्म। तो क्या वो हमेशा के लिए नहीं होती ना, वो वापस कचरा जमा होगा ही। आप समय समय पे कचरा निकालते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो निश्चित रूप से वो जाम होगा ही होगा। तो वेट लॉस करने के बाद आप उसको वापस कंट्रोल करेंगे एक्सरसाइज से, तो फिर वो मेंटेन रहता है। नहीं, लेकिन अगर शरीर की सर्विसिंग का मामला है तो फिर तो एनआईए तो उसके लिए बहुत छोटा पड़ जाएगा, तो इसका तो बहुत ज्यादा होना बिल्कुल चाहिए फिर तो ये। बिल्कुल, तो काफ़ी सारे आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब अभी कई सारे पंचकर्म सेंटर्स भी इसलिए काफ़ी खुल रहे हैं, उसका भी रीज़न ये है कि काफ़ी पॉपुलरिटी है। नहीं, लेकिन जितने खुल रहे हैं उसकी मात्रा में गाड़ियां तो बहुत ज्यादा है। ये बात आपकी सही है कि जितना रिक्वायर्ड है उस हिसाब से भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो तभी वेटिंग रहती है और कई सारी प्रॉब्लम तो है ही। नहीं तो क्या सरकार इस दिशा में सोच रही है कि जो ना बहुत, जैसे एनआईए तो आपका सिर्फ शहर के जो ना, उत्तर जयपुर में भी एक उत्तरी शहर में है, फिर राजस्थान में पता नहीं कितने, राजस्थान में भी ज्यादा। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने हर एक डिस्ट्रिक्ट पे भी अपना पंचकर्म सेंटर खोला है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रोएक्टिव होकर पंचकर्म को प्रमोट कर रही है, हर एक कॉलेज में भी उनको प्रमोट कर रही है। तो सरकार तो प्रयास कर रही है, और ये थोड़ा समय लगेगा इसमें, लेकिन जैसे जैसे लोगों का और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, फायदा मिलता रहेगा, तो अपने आप और बढ़ेगा। भरोसा जम जम रहा है लोगों का? हाँ, भरोसा काफ़ी है आपको, लोगों आपके पास आंकड़े हैं कुछ कि आपके यहाँ पंचकर्म में कितने, 5 साल पहले का। कितने आ रहे थे, 10 साल पहले कितने आ रहे हैं, ऐसा कुछ है आंकड़े हाँ, क्या? अभी मैं डेली का आपको बताऊं तो हमारे यहाँ लगभग 400 प्रोसीजर्स होते हैं, और लगभग 180 मरीज होते हैं? पेशेंट्स आते हैं हमारे यहाँ। तो हमारी कैपेसिटी उसमें उसके अकॉर्डिंग वो टोटली फुल है। हमें जितने बेड अलॉटेड है उनसे भी हायर बेड हमारे और रहते हैं ये वेटिंग। लंबे समय से ऐसी चली आ रही है या बढ़ गए हैं? लगभग 4-5 साल से काफ़ी पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, कुछ तो इसकी कितना, डिमांड, 10%, 20%, पाँच तीस हाँ, परसेंट ये कितना बढ़ा, पाँच सौ, दस परसेंट की हंड्रेड इनकी परसेंट बढ़ रही है, हर साल 5-10% की ग्रोथ है इसमें। पर वो भी मतलब। हमारे लिए कैपेसिटी है ना, हमारे पास 30 रूम्स हैं, तो हम उतना ही कर पाते हैं, हम्म। इतने टाइम लिमिटेड। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता कि इम्यूनिटी, लोग बोलते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाइए अपनी, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, खाते पीते हैं लोग, तो पंचकर्म से क्या इम्यूनिटी भी बढ़ती है? हाँ देखिए, आपने बताया पोषण का है संबंध है, तो इम्यूनिटी बढ़ती है कैसे, क्या उसका क्या बिल्कुल है? बिल्कुल, जब शरीर की शुद्धि हो जाएगी और जो हम खा रहे हैं वो अच्छी तरह से पचेगा, तो आप जब उसका एसिमिलेशन बहुत तरीके से होगा, तो आपकी निश्चित रूप से इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो पंचकर्म उस तरीके से भी हेल्प करता है, या
कहीं इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड है तो फिर इसके तो आंकड़े भी हैं कि वमन से, विरेचन से, इनसे भी जो इम्यूनिटी पे असर आता है, और साथ साथ बस्ती जो यूज़ करते हैं उसका भी ये इम्पैक्ट होता है। तो इम्यूनिटी को इन्हांस करने में पंचकर्म का अच्छा रोल है। तो चलते चलते डॉक्टर साहब एक बताएं कि हमारे युवाओं को, हमारे देश को कि जो टॉक्सिन शरीर में लगातार बनते हैं वो कम से कम बने, स्वस्थ जीवन जिएं और बीमारियों से मुक्त रहें। किस तरह की जो है ना वो लाइफ स्टाइल अपनाएं और पंचकर्म को किस कैसे समझें कि पंचकर्म की कोई ज़रूरत है या नहीं है? सबसे पहले तो हमारी दिनचर्या को हमें नियमित करने की ज़रूरत है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो वाला जो कंसेप्ट है, तो रात में ही सोना है, लगभग 10 बजे से 5-6 बजे तक सोना है। साथ में जो आपका फूड है उसका टाइम फिक्स रहना चाहिए, बहुत लेट नाइट तक नहीं लेना है। डिनर आप 7 बजे तक कर लें। और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, तो कोई किसी ना किसी रूप में आप फिजिकल एक्टिविटी, चाहे मॉर्निंग वॉक करें, थोड़ी इवनिंग वॉक करें, या योग प्राणायाम करें, अगर इसको हम कंट्रोल रखेंगे तो हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। और बहुत ज़्यादा चिंता मुक्त रहने से भी ये सारी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो आप आहार और विहार अगर आपका नियमित है, संतुलित है, तो आप निरोगी रह सकते हैं। और जब टॉक्सिन्स होए तो नियमित रूप से आप पंचकर्म कराइए, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, और शरीर का अभ्यंग, शिरो अभ्यंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ को हम हमारे डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। नहीं तो आपने कहा फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा सा, उसको जो आपने कहा कि प्राणायाम, योगायाम, वॉक, क्या मतलब सब एक ही चीज़ें हैं? नहीं, योग की जो हम वॉक करते हैं वो हमारी एक्सटर्नल फिजिकल को करता है, लेकिन जो प्राणायाम और योग है हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। योग से जो हमारे पूरे ऑर्गन्स हैं, पूरे जितने भी सिस्टम में मसल्स है, उन सब का व्यायाम अच्छे तरीके से होता है। तो ये दोनों रिक्वायर्ड रहते हैं। तो कुछ टाइम एक वॉक हो और प्लस योग हो, तो उससे मन और तन दोनों स्वस्थ रहता है। बिल्कुल। तो पंचकर्म पूरे देश में ज़रूरत है और समय की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मली भी पंचकर्म को जो है ना शरीर के शुद्धिकरण के लिए ज़रूरत पड़ती है। और इसलिए अगर आप पंचकर्म स्वस्थ भी हैं, बीमारी नहीं भी है आपको, तो भी आप पंचकर्म के लिए जा सकते हैं। और उसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि समय समय पे निःशुल्क कैंप भी लग रहे हैं NIA में, उसका ही लाभ ले सकते हैं। और पंचकर्म कोई ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये बीमार आप और पंचकर्म कराने जाने जा रहे हैं तो लोग आपको बीमार समझेंगे। एक सामान्य सी प्रक्रिया है, जैसे कोई सर्विसिंग के लिए गाड़ी जाती है समय समय पे, ऐसे ही इसमें भी ज़रूरत पड़ती है। और इसमें कहीं भी कुछ भी दोष नहीं है, कुछ भी इसमें अवैज्ञानिक नहीं है। आप इसको ले सकते हैं और ये बहुत आपको स्वस्थ रखेगी। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। नमस्कार।